वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए आप लोगों को मैं बताऊंगा लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये हेडिंग है। इसके बारे में हम लोग कितने लॉज है काइनेटिक फ्रिक्शन के ये हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन एंड हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी जब आगे की तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सरफेस है और ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक मान लीजिए v वेलोसिटी से आगे की तरफ को मूव कर रही है। ठीक है, तो ये यदि v वेलोसिटी से आगे की तरफ को मूव कर रही है तो इसके ऑपोजिट में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहे हैं। यहाँ पर एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये स्मॉल एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 0.5 है तो 0.5 ही रहेगी यदि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो भी और डिक्रीज हो रही है तो भी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और ये नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सरफेस जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का है, लकड़ी का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, उस सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब सरफेस के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है सभी सरफेस पर, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, इसे देखिए, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या कहना चाह रहा है, सेकेंड लॉ ये कहना चाह रहा है कि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन में हमने इसको हॉरिजेंटली रख रखा है, तो ये इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, और जब हम इसे परपेंडिकुलर रखेंगे इस तरह से तो इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। ये बात समझ में आ रही है, ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यही कह रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन यदि कांस्टेंट रहे तो। नॉर्मल रिएक्शन मतलब बॉडी का वेट के अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है उसी को तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना, आर इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को यदि हम लोग फिक्स रखें तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप उसे हॉरिजेंटली रख लीजिए, वर्टिकली रख लीजिए, ऑब्जेक्ट को जैसे भी मूव कराइए, ये वर्टिकली मूव हो रहा है, ये हॉरिजेंटली मूव हो रहा है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट्स के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हॉरिजेंटली एरिया मूव कर रहा हो, वर्टिकली मूव कर रहा हो, सबकी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड ही होगी। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए थर्ड पॉइंट में ये हमें बताया जा रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी इंक्रीज हो डिक्रीज हो, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो उतना ही रहेगी, फिक्स रहेगी। मान लीजिए ये बॉडी ब्लॉक वी वेलोसिटी से मूव कर रही है आगे की तरफ, ठीक है ना, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वी वेलोसिटी से जब मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाओ डिक्रीज हो जाओ, ठीक है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मान लीजिए यदि 0.5 है तो 0.6 है तो 0.6 ही रहेगी ये। ठीक है, जब बशर्ते कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा आप वेलोसिटी को बढ़ा भी ना दीजिए और बहुत स्लो भी ना कर दीजिए। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से जा रहा है तो 50 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, 20 कर दीजिए। ठीक है ना, यदि ऐसा कर रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो वही रहेगा जो पहले है, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट देखिए, ये फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। वही बात आ गई फिर से कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल साइन पुट करना पड़ेगा। इसी इक्वल साइंस को कहते हैं म्यू के। म्यू को क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये म्यू के का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रेशियो निकल कर के आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो दोनों ही फोर्स ही है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी फोर्स है। तो म्यू के क्या है, एक दो फोर्स के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं। यहाँ देखिए ये बात क्या कह रहा है, द
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट म्यू के जो मैंने बताया अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये क्या है, ये रेशियो है किसका किसका, काइनेटिक फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है ना। दो फोर्स का, इसलिए ये यूनिट लेस भी होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी। अच्छा एक बात और बता दूं कि एफ के जो है वो एफ एस मैक्स से लेस देन है, ठीक है ना। एफ के मतलब म्यू के इंटू आर फॉर्मूला है ये, और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू आर। अब आर आर कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या बचेगा, म्यू के इज़ लेस देन म्यू एस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ही काइनेटिक फ्रिक्शन लेस ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी कभी। बात समझ में आ रही है। तो इतना ही है ये, थैंक यू वेरी मच।